चैप्टर 66। ये सब क्या माजरा है? स्नेहा, वो चुड़ैल जिसने खुद सारा गड़बड़ झाला किया, अब उल्टा तुम्हें ही आकर खरी खोटी सुना रही है। और प्रिया, तुम भी कमाल हो, उसकी मदद करने के लिए हाँ कैसे कह दिया। ऐसा लग रहा है जैसे हम ही उसके सामने कटोरा लेकर खड़े हों। जैसे ही सुनीता देवी विला में दाखिल हुई, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो अपने हाथों को मसलते हुए सोफे पर धम्म से बैठ गईं। दीदी, सच बताओ, क्या हमने कभी अपनी आंखों से उस सुपर अमीर शख्स को देखा भी है? और अगर वो मदद करने को तैयार भी हो जाए तो हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? उसका नंबर तो हमारे पास है भी नहीं। पायल ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में चिंता के साथ साथ एक हल्की सी झुंझलाहट भी थी। हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ इतना उलझ गया है कि दिमाग काम करना बंद कर रहा है, प्रिया ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा। उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो बेफिक्री से सोफे पर लेटा टीवी देख रहा था, जैसे दुनिया की कोई परवाह ही न हो। उसकी ये बेपरवाही देखकर प्रिया का गुस्सा और भड़क गया। अर्जुन, कुछ तो बोलो, तुम्हारे पास इस मुसीबत से निकलने का कोई तरीका है या नहीं? प्रिया ने उसे घूरते हुए सवाल दागा। उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। अरे बिल्कुल है ना, मैं अभी थोड़ी देर बाद बाजार जाऊंगा, वहां से सस्ती वाली शराब की एक बोतल उठा लाऊंगा, फिर उसे बिजनेस अलायंस के अध्यक्ष को गिफ्ट कर दूंगा। बस वो फट से अपनी गलती का एहसास कर लेगा और दौड़ा दौड़ा यहाँ माफी मांगने चला आएगा। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जैसे वो कोई मजाक कर रहा हो। उसने रिमोट को टेबल पर रखा और प्रिया की ओर देखकर आंख मारी। क्या? प्रिया ने अर्जुन को अविश्वास भरी नजरों से देखा। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वो इतनी हैरान थी कि एक पल के लिए उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या ये वही अर्जुन था जिसके भरोसे उसने परिवार की बैठक में स्नेहा की मदद का वादा किया था? ये तो सीधे सीधे उसकी पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। बिजनेस अलायंस का अध्यक्ष और सस्ती शराब की बोतल, वो भी माफी मांगने आएगा? अर्जुन, तुम किसी सपनों की दुनिया में तो नहीं जी रहे ना? प्रिया का गुस्सा अब हद पार कर गया। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं और चेहरा लाल हो गया था। डिंग डोंग! तभी दरवाजे की घंटी की आवाज ने कमरे के तनाव को एक पल के लिए तोड़ा। अरे आप यहाँ! अर्जुन ने दरवाजा खोला और सामने खड़े शख्स को देखकर थोड़ा चौंक गया। उसने अपने चेहरे पर हैरानी छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें सवालों से भरी थीं। दरवाजे पर एक सजा धजा हैंडसम नौजवान खड़ा था, जिसके हाथों में ढेर सारे महंगे तोहफों से भरे बैग थे। अजीत! अरे वाह, आप आ गए, जल्दी अंदर आइए, यहाँ बैठिए, आपका स्वागत है। माँ, ये हैं प्रोफेसर अजीत, मेरे पुराने ट्यूटर। मैंने कुछ क्लास मिस कर दी थी तो सोचा इन्हें बुला लूं ताकि मेरी पढ़ाई फिर से पटरी पर आ जाए, पायल ने उत्साह से उछलते हुए कहा। उसने अजीत की ओर हाथ हिलाया और उसे अंदर आने का इशारा किया। नमस्ते आंटी जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अजीत ने अर्जुन को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सीधे हॉल में कदम रखा। उसने अपने हाथों में पकड़े गिफ्ट्स सुनीता देवी की ओर बढ़ाए और एक चमकती मुस्कान बिखेरी, जिससे सुनीता का चेहरा खुशी से खिल उठा। वाह, ये हवेली तो सचमुच किसी महल से कम नहीं है। इतनी शानदार सजावट और इतना रुतबा। अजीत ने हॉल में घुसते ही चारों ओर नजरें दौड़ाईं। उसकी आवाज में प्रशंसा और हैरानी का मिश्रण था, लेकिन जब उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी तो उसकी आंखों में जलन की एक चिंगारी साफ दिखाई दी। इस बेकार से इंसान ने आखिर ऐसा क्या कमाल कर दिखाया कि इसे प्रिया जैसी हसीन और काबिल बीवी मिली और ये आलीशान हवेली में मजे ले रहा है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी ऐसा ही शानदार दामाद बनकर दिखाऊंगा। अजीत ने मन ही मन सोचा। उसका चेहरा ईर्ष्या से सख्त हो गया। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इसे अपना ही घर समझिए, बिल्कुल संकोच मत कीजिए। सुनीता देवी ने गिफ्ट्स को एक एक करके गिनते हुए कहा। उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर वो दरवाजे की ओर बढ़ गईं, शायद बाहर कुछ देखने के लिए। वैसे जब मैं अंदर आया तो आप सबके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी देखी। क्या कोई परेशानी चल रही है यहाँ? अजीत ने उत्सुकता भरे लहजे में पूछा। उसकी नजरें अब प्रिया और पायल पर टिक गई थीं। वो कल रात की घटना को अभी तक भूला नहीं था और सोच रहा था कि शायद ये मौका प्रिया के परिवार का भरोसा जीतने का हो सकता है। हाँ, बात कुछ ऐसी है प्रोफेसर, आज सुबह कुछ ऐसा हुआ कि हम सब परेशान हैं। पायल ने फौरन सुबह की पारिवारिक बैठक का सारा किस्सा सुना डाला। उसकी आवाज में उम्मीद थी कि शायद अजीत कोई रास्ता सुझा दे। अगर एक और शख्स हमारी मदद के लिए आगे आए तो शायद ये मुसीबत कुछ हल्की हो जाए। उसने सोचा, अरे बस इतनी सी बात, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए, बिजनेस अलायंस का अध्यक्ष तो मेरे सगे चाचा हैं। ये छोटा मोटा मामला मेरे लिए खेल है। आप बस मुझे हरी झंडी दिखाइए, मैं अभी इसे सुलझा देता हूँ। अजीत ने पूरी बात सुनते ही सीना फुलाकर कहा। उसकी आवाज में गर्व और आत्मविश्वास ठाठे मार रहा था। क्या बिजनेस अलायंस का अध्यक्ष तुम्हारा चाचा है? ये तो कोई मजाक नहीं कर रहा ना? पायल ने आश्चर्य से अपनी मुट्ठी मुंह पर रखते हुए कहा। उसकी आंखें हैरानी से चमक रही थीं। सच में? अजीत, तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? प्रिया ने हल्का सा सिर उठाकर अजीत की ओर देखा। उसकी आवाज में उत्सुकता के साथ थोड़ा संदेह भी था, लेकिन उसकी नजर फिर अर्जुन पर चली गई, जो बेफिक्री से टीवी पर कोई कॉमेडी शो देख रहा था, जैसे घर में कोई तूफान आया ही ना हो। हाँ, बिल्कुल सच है। देखो ना, ये पिछले महीने हमारे परिवार के डिनर की तस्वीर है। कोई शक हो तो खुद अपनी आंखों से देख लो। अजीत ने गर्व से अपनी जेब से बटुआ निकाला, उसमें से एक चमकदार फोटो खींची और प्रिया के हाथ में थमा दी। फोटो में बिजनेस अलायंस का अध्यक्ष राजेश चौड़े मुस्कुराते हुए अजीत के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। दोनों की जोड़ी
किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रही थी। दीदी ये तो कमाल हो गया, अब हमारी सारी मुसीबतें खत्म होने वाली हैं। पायल ने उत्साह से प्रिया का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में खुशी की लहरें उछल रही थीं। हम ठीक है अजीत, जो बात मैंने अभी तुमसे की थी वो अपने चाचा को अच्छे से समझा देना। हम उनके बेटे के इलाज का सारा खर्चा उठाने को तैयार हैं, मुआवजा भी दे देंगे। बस इतना कर दो कि वो पायल को माफ कर दें, हमारी यही गुजारिश है। प्रिया ने आत्मविश्वास से कहा। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। पहले उसे लग रहा था कि इतने बड़े बिजनेसमैन तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन अब सब कुछ बच्चों के खेल जैसा आसान लग रहा था। अरे ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है प्रिया, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अजीत अचानक सीना तानकर खड़ा हो गया, जैसे कोई सुपर हीरो बनने की तैयारी कर रहा हो। उसने महसूस किया कि प्रिया की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ गई थी और ये मौका उसे सोने की चिड़िया की तरह नजर आ रहा था। बस इतना ही नहीं प्रिया, तुम्हारे लिए मैं आग के दरिया में भी कूद सकता हूँ, ये मेरा पक्का वादा है, अजीत ने जोश में आकर कहा और बीच बीच में अर्जुन की ओर तिरछी नजरों से देखा, जैसे उसे चुनौती दे रहा हो। क्या बकवास कर रहा है ये तुम्हारा चाचा? अरे मेरी शराब की टूटी हुई बोतल भी उससे ज्यादा काम की होगी। अर्जुन ने होंठ टेढ़े करते हुए तंज कसा। उसकी आवाज में मजाक के साथ हल्का सा गुस्सा भी था। अर्जुन ये तुम क्या बोल रहे हो? फैमिली मीटिंग में तुमने ही तो दीदी को स्नेहा की मदद के लिए हाँ कहलवाई थी, और अब जब तुम खुद कुछ नहीं कर पा रहे तो अजीत की बातों पर कीचड़ उछाल रहे हो। सच में तुमसे बेकार इंसान कोई नहीं है, पायल ने गुस्से से अर्जुन को घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में नाराजगी की आग भड़क रही थी। अरे पायल थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, अर्जुन भाई की इसमें क्या गलती है? बेचारे के पास न पैसा है, न कोई बड़ा रसूख वाला चाचा, और न ही वो कोई चमकता हुआ प्रोफेसर है। अगर इन सब चीजों का जुगाड़ होता तो शायद वो भी कोई कमाल कर दिखाते, अजीत ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी नजरें अर्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। बेकार का इंसान, अजीत भाई से कुछ तो सीखो, असली मर्द वही होता है जो मुसीबत में काम आए, पायल ने हाथ बांधकर कहा। उसने अर्जुन को क्रोध भरी नजरों से देखा, जैसे वो कोई बोझ हो। पायल अब बस भी करो, अजीत यहाँ तुम्हारी पढ़ाई में मदद करने आया है, ये कोई बहस का अखाड़ा नहीं है। प्रिया ने उसे डर था कि पायल की जुबान और बेकाबू न हो जाए। हाँ हाँ ठीक है दीदी, चलो प्रोफेसर चलते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, पायल ने बेमन से कहा और अजीत के साथ स्टडी रूम की ओर बढ़ गई। उसकी नाक अभी भी गुस्से से फड़फड़ा रही थी। पायल ने जो कहा उसे दिल पर मत लो अर्जुन, वो बस थोड़ा साफ दिल से बोलती है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। प्रिया ने धीरे से अर्जुन के पास आकर कहा। उसकी आवाज में हल्की सी नरमी थी। अरे मुझे क्या परवाह, मैं किसी छोटी लड़की की बातों से नाराज थोड़े ही होता हूँ, अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने टीवी की आवाज थोड़ी कम की। और सुनो, मेरा और उस अमीर लड़के का कोई चक्कर नहीं है, ये बात साफ कर दूं, प्रिया ने शर्माते हुए कहा। उसकी गालों पर हल्की लाली छा गई और वो फटाफट वहां से भाग गई। अरे पगली पत्नी, उस अमीर आदमी से तुम्हारा कुछ नहीं है तो फिर तुम्हारा असली पति कौन है, ये भूल गई क्या? अर्जुन ने सिर हिलाकर हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में प्यार भरी शरारत थी। 1 घंटे बाद, दीदी ट्यूशन खत्म हो गया, अजीत भाई आमतौर पर बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन आज वो फ्री हैं, क्यों ना हम उनके साथ कहीं बाहर घूमने चलें, मजा आएगा, पायल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। उसने अजीत की ओर देखकर एक चमकती मुस्कान फेंकी। ओह ठीक है, लेकिन बताओ तो कहाँ चलना चाहते हो, कोई खास जगह सोची है क्या? प्रिया ने पहले मना करने की सोची, लेकिन फिर अजीत की मदद की बात याद आई और वो मान गई। चलो शहर के पश्चिम में तितली घाटी चलते हैं, सुना है इस मौसम में वहाँ पहाड़ों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ती। उसे डर था कि पायल की जुबान और बेकाबू न हो जाए। हाँ हाँ ठीक है दीदी, चलो प्रोफेसर चलते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, पायल ने बेमन से कहा और अजीत के साथ स्टडी रूम की ओर बढ़ गई। उसकी नाक अभी भी गुस्से से फड़फड़ा रही थी। पायल ने जो कहा उसे दिल पर मत लो अर्जुन, वो बस थोड़ा साफ दिल से बोलती है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। प्रिया ने धीरे से अर्जुन के पास आकर कहा। उसकी आवाज में हल्की सी नरमी थी। अरे मुझे क्या परवाह, मैं किसी छोटी लड़की की बातों से नाराज थोड़े ही होता हूं, अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने टीवी की आवाज थोड़ी कम की। और सुनो, मेरा और उस अमीर लड़के का कोई चक्कर नहीं है, ये बात साफ कर दूं, प्रिया ने शर्माते हुए कहा। उसकी गालों पर हल्की लाली छा गई और वो फटाफट वहां से भाग गई। अरे पगली पत्नी, उस अमीर आदमी से तुम्हारा कुछ नहीं है तो फिर तुम्हारा असली पति कौन है, ये भूल गई क्या? अर्जुन ने सिर हिलाकर हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में प्यार भरी शरारत थी। 1 घंटे बाद, दीदी ट्यूशन खत्म हो गया, अजीत भाई आमतौर पर बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन आज वो फ्री हैं, क्यों ना हम उनके साथ कहीं बाहर घूमने चलें, मजा आएगा, पायल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। उसने अजीत की ओर देखकर एक चमकती मुस्कान फेंकी। ओह ठीक है, लेकिन बताओ तो कहाँ चलना चाहते हो, कोई खास जगह सोची है क्या? प्रिया ने पहले मना करने की सोची, लेकिन फिर अजीत की मदद की बात याद आई और वो मान गई। चलो शहर के पश्चिम में तितली घाटी चलते हैं, सुना है इस मौसम में वहां पहाड़ों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हैं, नजारा किसी जादू से कम नहीं होता। और क्यों ना अर्जुन भाई को भी साथ ले लें,
बेचारे सारा दिन घर में पड़े पड़े ऊब गए होंगे। अजीत ने नकली सहानुभूति के साथ कहा। उसकी नजरों में एक चालाकी छुपी थी। क्या अजीत, तुम अर्जुन को साथ ले जाने की बात कर रहे हो? प्रिया और पायल दोनों हैरानी से अजीत को देखने लगी। उनकी आंखें सवालों से भरी थीं। हाँ, क्यों नहीं, कुछ ताजी हवा ले आएंगे बेचारे। अजीत ने हल्के से कंधे उचकाते हुए कहा। उसकी मुस्कान में कुछ छुपा हुआ लग रहा था। अरे, ये क्या बात कर रहा है? खुद से मुझे बुला रहा है, जरूर कोई चाल होगी इसके दिमाग में। अर्जुन ने धीरे से रिमोट टेबल पर रखा और अजीत की ओर देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वाह, बीवी के साथ घर में वक्त बिताने से थक गया था, चलो अब बाहर की सैर हो जाए। अर्जुन ने मजाकिया लहजे में कहा। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। हम अजीत का चेहरा हल्का सा सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी, जैसे कोई प्लान बन रहा हो। कुछ समय बाद, क्यों ना मेरी बेंटली में चलें? यह कार तो किसी शाही सवारी से कम नहीं है। अजीत ने अर्जुन की पुरानी कार को घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा। उसकी आवाज में घमंड था। सही कहा दीदी, हम इतने लोग हैं, अजीत भाई की गाड़ी में ही चलते हैं। वैसे भी मैं हमेशा से बेंटली में बैठना चाहती थी, कितना मजा आएगा। पायल ने उत्साह से उछलते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? प्रिया ने चुपचाप अर्जुन की ओर देखा। उसकी नजरें उसका जवाब तलाश रही थीं। मुझे क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी चाहे कोई भी हो, मजा तो साथ में है। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा और फट से गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठा। प्रिया, आप यहां आगे बैठ जाइए, आपके लिए खास जगह है। अजीत ने आगे का दरवाजा खोलते हुए शालीनता से कहा, लेकिन प्रिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीधे अर्जुन के बगल में जा बैठी। भाई अजीत, क्या मैं आगे की सीट ले सकती हूं? प्लीज कहिए ना हां। पायल ने उत्साहित होकर पूछा। उसकी नजरें बेंटली की चमक पर टिकी थीं। हां हां बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो कुछ भी, पायल। अजीत ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब उसने रियर व्यू मिरर में अर्जुन और प्रिया को हंसते देखा तो उसकी आंखों में जलन की आग भड़क उठी। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। रुकिए, यह रास्ता तो तितली घाटी की ओर नहीं जा रहा है ना? अर्जुन ने हल्के से खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्का सा शक था। अरे, ये क्या हो रहा है, हम कहां जा रहे हैं? प्रिया ने भी खिड़की से बाहर देखा। उसका चेहरा अचरज से भर गया। अरे कुछ नहीं, ये बस एक शॉर्टकट है, इससे हम आधे समय में पहुंच जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लो। अजीत ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन वो बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहा था। अब तक क्यों नहीं आया? क्या प्लान में कोई गड़बड़ हो गई? अजीत मन ही मन बुदबुदाया। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर बेचैनी से थिरक रही थीं। तभी सड़क पर कुछ गुंडे नजर आए। ये लोग कौन हैं? अजीत, क्या तुम्हें कुछ पता है? प्रिया ने घबराते हुए पूछा। उसकी सांसें तेज हो गईं। अरे, शायद कोई लोकल गुंडे होंगे, आप लोग चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अजीत ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं मर भी जाऊं तो भी नहीं जाऊंगा। आह, ये क्या हो गया? गाड़ी के अंदर अचानक चीखें गूंज उठीं, जैसे कोई भयानक सपना सच हो गया हो। दीदी, ये लोग कौन हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। पायल ने डर के मारे अपना सिर पकड़ लिया और सीट पर सिकुड़कर बैठ गई। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। अर्जुन, कुछ करो। प्रिया घबराहट में अर्जुन की बाहों में जा गिरी। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। अर्जुन, ये मुसीबत है, जल्दी बाहर जाओ और इन गुंडों से बात करो, वरना हम सब फंस जाएंगे। अजीत ने अपने उत्साह को छुपाते हुए गंभीर चेहरा बनाया। उसकी आवाज में एक बनावटी चिंता थी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। अर्जुन ने होंठ टेढ़े करते हुए साफ मना कर दिया। उसकी नजरें अजीत को तौल रही थीं। जब मेरे पास प्रिया जैसी खूबसूरत बीवी है तो मैं बाहर जाकर इन बदमाशों से क्यों भिड़ूं? मैं पागल थोड़े हूं। अर्जुन ने मन ही मन सोचा। उसकी नजरें प्रिया के चेहरे पर टिक गईं। अरे, मैं तुमसे इतनी देर से बात कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नाकारा हो। अब तो बाहर जाओ। अजीत ने हार न मानते हुए उसे उकसाया, लेकिन उसे अर्जुन की बेफिक्री का अंदाजा नहीं था। फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। गाड़ी तुम चला रहे हो, ड्राइवर तुम हो, तो ये सब तुम्हारा हेडेक है। मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो? अर्जुन ने ठहाका लगाते हुए कहा। उसकी हंसी में अजीत का मजाक उड़ाने का मजा था। क्या तुम मर्द हो भी, या बस नाम के मर्द हो? कुछ तो मर्दानगी दिखाओ। अजीत ने चिल्लाकर अपना आखिरी हथियार आजमाया। उसकी आवाज में गुस्सा और हताशा थी। हां बिल्कुल हूं, और इसलिए ही मैं यहां बैठकर इन दो नाजुक लड़कियों की हिफाजत करूंगा। ये मेरा फर्ज है। अर्जुन ने शांत और ठंडे लहजे में जवाब दिया।
उसकी नजरें अजीत को चिढ़ा रही थीं। अरे, ये क्या नौटंकी है? बाहर निकलो, वरना तुम्हारी गाड़ी को चूरन बना दूंगा। सामने खड़ा गंजा गुंडा जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सड़क पर दूर तक गूंजी। क्या कोई बाहर नहीं आएगा? उसने देखा कि गाड़ी से कोई हिल भी नहीं रहा, तो गुस्से में जमीन से एक ईंट उठा ली। अब देखो मेरा कमाल। उसने फौरन हाथ उठाया और ईंट को पूरी ताकत से गाड़ी की ओर फेंक दिया। खड़ाक! बेंटली का रियर व्यू मिरर चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गया, जैसे कोई कांच का सपना टूट गया हो। अरे साले, मेरी बेंटली! क्या इन बेवकूफ गुंडों को पता भी है कि यह गाड़ी कितने लाख की है? अजीत ने टूटा शीशा देखा तो उसका गुस्सा फट पड़ा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये सब राज की गलती है। उसी ने इन बेकार गुंडों को बुलाया था और अब मेरी गाड़ी का सत्यानाश हो गया। अजीत ने मन ही मन अपने सहायक को कोसा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। भाई, अब क्या करें? पुलिस को बुला लें, प्लीज कुछ करो। पायल इतनी डरी हुई थी कि उसकी आंखें लाल हो गईं और वो कांपती आवाज में बोली, नहीं, पुलिस बुलाना मूर्खता होगी। ये लोकल गुंडे बड़े खतरनाक हैं। अगर पुलिस आई तो बाद में ये हमारा जीना हराम कर देंगे। अजीत ने गंभीर लहजे में चेतावनी दी। उसकी नजरें बाहर की ओर टिकी थीं। तुम लोग गाड़ी में ही रहो। अब मर्दों को आगे आना होगा। मैं इनसे निपट लूंगा, अजीत ने निश्चय के साथ कहा और जाते जाते अर्जुन को तीखी नजरों से घूरा। अर्जुन, तुम तो अजीत भाई के पैर की धूल भी नहीं हो, बस डरपोक की तरह यहां दुबके बैठे हो। पायल ने अर्जुन की चुप्पी देखकर तंज कसा। उसकी आवाज में नफरत थी। हां, और क्या करेगा ये? बस नाम का मर्द है। पायल ने मन ही मन सोचा, लेकिन अर्जुन शांत रहा, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दिया हो। छोड़ो पायल, कुछ लोग जन्म से ही कायर होते हैं। इन जैसे बेकार लोगों पर ध्यान देने का क्या फायदा? अजीत ने अर्जुन को घूरते हुए कहा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूद पड़ा। भाइयों, सुनो, मैं इस गाड़ी का मालिक हूं और ड्राइवर भी। यहां सड़क पर भीड़ है, क्यों ना गली में चलकर शांति से बात कर लें? अजीत ने अपने हाथ पीछे बांधते हुए बड़े अनुभवी लहजे में कहा, जैसे वो कोई सौदा करने जा रहा हो। अरे वाह, ये तो मर्द निकला। गली में जाना है? चल, पर ज्यादा नखरे मत दिखा, वरना आंखें निकाल लूंगा। गंजे गुंडे ने अजीत के सिर पर जोर से थप्पड़ मारा और गुस्से से चिल्लाया। चौथे, गाड़ी पर नजर रख, कोई बाहर न निकले। दूसरा और तीसरा, इसे गली में ले चलो, देखते हैं इसका कितना दम है। बॉस ने सख्त आवाज में हुक्म दिया। उसकी नजरें अजीत को तौल रही थीं। चल जल्दी! दोनों गुंडों ने अजीत के हाथ पकड़े और उसे गली की ओर खींच ले गए। साले छोड़ो मुझे! जानते हो मैं कौन हूं? यह सब राज ने सेट किया था। तुम लोग उसी के लिए काम कर रहे हो। गली में पहुंचते ही अजीत गुस्से से चिल्लाया। उसकी आवाज में डर और गुस्सा मिक्स हो गया था। क्या तू हमें गाली दे रहा है? हमें धमकाने की हिम्मत कर रहा है और कहता है कि तू हमारा बॉस है? ये क्या मजाक है? गुंडे हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। क्या बात है, पैसे नहीं चाहिए तुम्हें? साले, शरीर पर अजगर का टैटू बनवाया और खुद को शेर समझने लगे। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? मैं अजीत हूं, जयपुर का सबसे बड़ा नाम, समझे? अजीत को अंदाजा नहीं था कि वो गलत लोगों से उलझ गया है। अगले ही पल धड़ाम! बॉस ने गुस्से में अजीत के पेट में जोरदार मुक्का जड़ दिया। आह, मेरी जान निकल गई। अजीत को लगा जैसे उसका पेट फट गया हो। वो दर्द से दोहरा हो गया। भाइयों, इसे सबक सिखाओ, पीटो इसे। बॉस ने गुस्से से हुक्म दिया। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। ये ले और ये ले। फिर एक के बाद एक मुक्के और लातें अजीत के चेहरे, नाक और पेट पर पड़ने लगीं। तू हमें गाली देगा? हमें नीचा दिखाएगा? खुद को बॉस समझता है साले। कुत्ता बोलेगा हमें? गुंडों ने गुस्से में उसे पीटना जारी रखा। कुछ ही देर में अजीत जमीन पर बेसुध पड़ा था। भाइयों, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। गाड़ी में जो आदमी बैठा है वही मेरा असली बॉस है। उसी ने मुझे तुमसे भिड़ने को कहा था, अजीत ने दर्द से कराहते हुए कहा। उसकी सांसें टूट रही थीं। क्या? गाड़ी वाला तेरा बॉस है? दूसरा और तीसरा, उसे यहां लाओ, आज इसे भी मजा चखाते हैं। बॉस ने गुस्से से चिल्लाया और अजीत के सिर पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। कुछ देर बाद, तो आप लोग मुझे बुला रहे थे? चलो देखते हैं क्या बात है। अर्जुन शांत भाव से उनके पीछे पीछे गली में आ गया, जैसे वो किसी दोस्त की पार्टी में जा रहा हो। क्या तूने इस हरामी को हमें बेवकूफ बनाने के लिए भेजा था? बॉस ने अजीत के सिर पर एक और थप्पड़ मारते हुए अर्जुन से पूछा। हाँ हाँ हाँ, जानते हो मैं कौन हूं? मैं अर्जुन राठौड़ हूं, शर्मा परिवार का दामाद। अब तो समझ गए ना कि खेल क्या है? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में मजाक और आत्मविश्वास था। अर्जुन राठौड़? साले, तू वही निकम्मा दामाद है जिसकी सब बात करते हैं? बॉस ने गुस्से में अजीत को फिर थप्पड़ मारा
जैसे सारा गुस्सा उसी पर निकाल रहा हो। चल भाग यहां से, हम जैसे असली मर्दों को तेरे जैसे फ्री लोडर से सख्त नफरत है। बॉस ने अर्जुन को जाने का इशारा किया। उसकी नजरों में तिरस्कार था। अच्छा काम किया तुम लोगों ने, तुम्हारी मेहनत देखकर मजा आ गया, मैं तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा और आराम से वहां से चल दिया। यह क्या था, इसे मजा आ रहा है? बॉस ने हैरानी से अर्जुन की पीठ की ओर देखा। उसका मुंह खुला रह गया। साले, ये तो पागल निकला, इसे पीटने का भी मन नहीं कर रहा, गंजे गुंडे ने जमीन पर थूकते हुए कहा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। भाइयों, अब इस अजीत का क्या करें, यह तो अभी भी जमीन पर पड़ा सिसक रहा है, एक गुंडे ने अजीत की ओर देखते हुए पूछा, जो दर्द से कराह रहा था। इसे यहीं छोड़ दो, जो भी इसका बॉस है वो इसे ले जाएगा, हमें क्या मतलब, बॉस ने लापरवाही से कहा और अपने गुंडों के साथ गली से बाहर निकल गया। आय 68, तुम मुझे मार डालोगे? चलो अब घर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पहले एक ठेके पर रुकना होगा। उसके बाद अर्जुन और प्रिया को एक छोटी सी वाइन शॉप के पास ले गया। अर्जुन, तुम्हें यहां क्या चाहिए, कुछ खास लेने का इरादा है? कुछ ही मिनटों बाद अर्जुन खुशी खुशी दुकान से बाहर निकला। उसके हाथ में एक सस्ती सी शराब की बोतल थी, जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। दुकानदार, सुन लो, अगर इस शराब में कुछ गड़बड़ निकली तो मैं इसे तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा, अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी नजरें दुकानदार को चेतावनी दे रही थीं। ये नालायक फिर आ गया, हर बार कुछ अटपटा ही खरीदता है, समझ ही नहीं आता इसके दिमाग में क्या चलता है। दुकानदार ने अर्जुन की पीठ को देखते हुए बड़बड़ाया, फिर हल्के से मुस्कुराया। पर सच कहूं, यह लड़का कुछ अलग ही मजेदार है। अब सीधे व्यापार संघ के मुख्यालय चलते हैं, वहां कुछ काम बाकी है। कुछ देर बाद अर्जुन एक विशाल इमारत के सामने पहुंचा, जिसके ऊपर व्यापार संघ मुख्यालय का बोर्ड चमक रहा था। रुकिए, आप यहां किससे मिलने आए हैं? बिना परमिशन कोई अंदर नहीं जा सकता, सुरक्षा गार्ड ने अर्जुन का रास्ता रोकते हुए सख्त लहजे में पूछा। मैं हर्ष से मिलने आया हूं, बस इतना बता दो कि मैं यहां हूं, अर्जुन ने हल्के और बेफिक्र अंदाज में कहा, जैसे वो किसी दोस्त से मिलने आया हो। अरे क्या बकवास है ये, हमारे अध्यक्ष का नाम सीधे मुंह से ले रहे हो, जानते भी हो कि यह जगह क्या है, अपने औकात में रहो, सुरक्षा गार्ड ने अर्जुन के साधारण कपड़े देखकर तिरस्कार भरे लहजे में कहा। उसकी नजरें ऊपर से नीचे तक उसे तौल रही थीं। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे हर्ष से मिलना है, या तो उसे नीचे भेजो वरना मैं खुद अंदर चला जाऊंगा, अर्जुन ने अधीरता से कहा। उसकी आवाज में अब हल्का सा गुस्सा झलक रहा था। वाह, क्या बात है, हमारे अध्यक्ष को नीचे बुलाने की हिम्मत, तू खुद को कोई राजा समझता है क्या? चल यहां से दफा हो जा, सुरक्षा गार्ड ने गुस्से में चिल्लाया। उसका चेहरा लाल हो गया था। मैं तो यहां बस एक छोटा सा गिफ्ट देने आया था, लेकिन तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं कुछ और करूं। अर्जुन के होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी और उसने हमला करने के लिए हाथ उठाया। अरे ये क्या हो रहा है? तभी एक बेंटली कार तेजी से आकर रुकी। उसकी चमकती हेडलाइट्स ने सबकी नजरें खींच लीं। ये कौन आ गया अब? जल्द ही एक आदमी जो पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ था कार से उतरा और व्हील चेयर पर बैठ गया। अर्जुन, तुम यहां क्या कर रहे हो? जब अजीत ने अर्जुन को देखा तो उसकी आंखों से आग निकलने लगी, जैसे वो उसे अभी जलाकर राख कर देगा। अगर यह शख्स ना होता तो मैं आज इस हाल में ना होता, सब इसकी वजह से है, अजीत ने मन ही मन सोचा। उसका गुस्सा अब हद पार कर रहा था। अरे ये तो कोई मम्मी लग रहा है, क्या मिस्र से भागकर यहां आ गया है? अर्जुन ने अजीत की हालत देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। उसकी आवाज में शरारत थी। तुम सुन लो अर्जुन, अगर तुमने मुझे और गुस्सा किया तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, अजीत ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा मिक्स था। तो अब क्या, मैं अंदर जा सकता हूं या अभी भी कोई ड्रामा बाकी है? अर्जुन ने अजीत को नजरअंदाज करते हुए फिर से सुरक्षा गार्ड से पूछा। उसका लहजा बेफिक्र था। अरे तुम मेरे चाचा से मिलने आए हो, क्या स्नेहा के लिए गिड़गिड़ाने का प्लान है? सुन लो, यह कभी नहीं होने वाला। गार्ड्स, इस घंवार को अंदर मत घुसने देना, यह नीच इंसान हमारे संघ की शान के लायक नहीं है, अजीत ने चिल्लाते हुए आदेश दिया और अपने सहायक के इशारे पर व्हील चेयर को हॉल की ओर मोड़ लिया। सुना ना तुमने, यह जगह तुम जैसे फालतू लोगों के लिए नहीं है, चलो बाहर निकलो। अजीत के जाने के बाद सुरक्षा गार्ड फिर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज में घमंड था। ठीक है, तो जाओ और हर्ष को बता दो कि अर्जुन राठौड़ यहां खड़ा है और उसे अभी नीचे आना होगा, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। उसकी नजरें गार्ड को चुनौती दे रही थीं। ओह,
तो तुम वो शर्मा परिवार का दामाद हो, अर्जुन राठौड़। हाँ हाँ हाँ, कहाँ है तुम्हारी हरी टोपी? तुम्हारी बीवी ने उस अमीर शख्स के साथ कितने रंगीन पल बिताए होंगे? हाँ, सुरक्षा गार्ड ने गंदे तरीके से हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में गंदगी भरी थी। पड़ाक! अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और गार्ड कई मीटर दूर जा गिरा, जैसे कोई बोरी उछाल दी गई हो। आह, मेरा मुंह! उसके मुंह के दांत टूटकर जमीन पर बिखर गए और खून की धार बह निकली। कमबख्त, ये क्या कर दिया तूने? यहां हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? भाइयों, इसे घेर लो, आज इसे सबक सिखाते हैं। एक समूह ने अर्जुन को घेर लिया। सभी के चेहरे पर गुस्सा और बदले की आग थी। अच्छा, तो ये खेल खेलना चाहते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया, फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। व्यापार संघ भवन की 88वीं मंजिल, अध्यक्ष का कार्यालय। अजीत, ये क्या हाल बना लिया तूने? बताओ, किसने तुझे इस हाल में पहुंचाया? मैं उसे अभी खत्म करवा दूंगा। हर्ष ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज में अपने भतीजे के लिए चिंता थी। चाचा, आप फिक्र मत करो। जिसने मेरे साथ ये किया, मैं उससे खुद हिसाब चुकता करूंगा। अजीत ने दांत भींचते हुए कहा। उसकी आंखों में बदले की चमक थी। शाबाश, यही तो असली मर्द की पहचान है, अपना बदला खुद लेना। हर्ष ने गर्व से कहा। उसने अजीत के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन पट्टियां देखकर रुक गया। अब बताओ, आगे क्या प्लान है? तभी उनका फोन बजा और हर्ष ने उसे उठाया। कौन? फोन उठाते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे खून सूख गया हो। मुरलीधर सेठ, आपका कोई हुक्म सर? उनकी आवाज में अब डर साफ सुनाई दे रहा था। अच्छा, तो तुम मुझे अभी भी याद रखते हो? मैं तो सोच रहा था कि व्यापार संघ का असली मालिक तुम्हारी नजरों से ओझल हो गया है। मुरलीधर सेठ ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, जैसे हर शब्द में वजन हो। नहीं सर, आप जैसे बड़े आदमी को मैं कैसे भूल सकता हूं? आप तो हमारे लिए भगवान जैसे हैं। हर्ष के माथे पर पसीना छलक आया। उसकी आवाज कांप रही थी। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे आदमी को नीचे रोका जाए? फौरन नीचे जाओ और उससे मिलो। तुम्हारी जिंदगी उसके एक शब्द पर टिकी है। पटक! मुरलीधर सेठ ने फोन काट दिया और हर्ष की सांस अटक गई। यह क्या हो गया? नीचे कौन मेरा इंतजार कर रहा है? हर्ष ने घबराते हुए रिसेप्शन पर फोन मिलाया। उसकी उंगलियां फोन पर थरथरा रही थीं। अध्यक्ष जी, यहां एक शख्स आया है। बड़ा घमंडी लग रहा है। कह रहा है कि आपको नीचे बुलाएं, वरना वो ऊपर आ जाएगा। रिसेप्शनिस्ट ने अर्जुन की ओर देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्की हंसी थी। कमबख्त, तुम्हारी वजह से मेरी जान पर बन आई है। अध्याय 69। हत्या का आदेश तुरंत करो। इसे अभी खत्म करो, वरना मैं तुम सब की ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। क्या बेकार लोग हो तुम सब, कुछ काम के नहीं? हर्ष ने कांपते हुए फोन काट दिया। उसके माथे से पसीने की मोटी बूंदें जमीन पर टपक रही थीं। यह कोई साधारण शख्स नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि नीचे जो खड़ा है वो ड्रैगन किंग हॉल का कोई बड़ा नाम है। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी एक गलती उसे और पूरे व्यापार संघ को ले डूब सकती थी। चाचा जी, आप ठीक तो हैं ना? अजीत हक्का बक्का रह गया और घबराकर धीरे से बोला। उसकी नजरें हर्ष के पीले पड़े चेहरे पर टिकी थीं। चुप रहो अजीत, एक शब्द भी मत बोलो। तू इस ऑफिस में ही रुक, कहीं मत जाना। मुझे नीचे एक बहुत बड़े शख्स से मिलना है। हर्ष ने सख्ती से कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकला, इतनी जल्दी में कि दरवाजे से टकराते टकराते बचा। ये सब क्या माजरा है? चाचा को क्या हो गया? अजीत पूरी तरह स्तब्ध था। उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थीं। मेरा चाचा, जो हमेशा हर हाल में ठंडा दिमाग रखता है, आज इतना परेशान क्यों दिख रहा है? नीचे जो शख्स खड़ा है, कहीं वो अर्जुन राठौड़ तो नहीं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये ख्याल आते ही अजीत का दिल जोर से धड़का। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। वो तो बस एक निकम्मा फालतू इंसान है, कचरे से भी बदतर। वो ड्रैगन किंग हॉल का कोई बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? अजीत खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में अर्जुन के लिए हिकारत साफ झलक रही थी। इसी समय नीचे ये क्या हो रहा है? सुनो, तुम्हें यकीन है कि अध्यक्ष ने कहा कि इस लड़के को शांति से निपटाओ, न कि इसे धुनाई करो? सुरक्षा प्रमुख ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, जो अभी अभी फोन पर हर्ष से बात कर रही थी। हां, बिल्कुल पक्का। और सुनो, अध्यक्ष जी की आवाज ऐसी थी जैसे वो किसी को कच्चा चबा जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर इस शख्स का अपमान हुआ तो वो हम सबकी खाल उधेड़ देंगे। मुझे तो डर लग रहा है। रिसेप्शनिस्ट ने घबराई आंखों से कहा। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। अरे बाप रे! सभी सुरक्षा गार्ड एकदम से सहम गए। उनकी नजरें आपस में टकराईं
और फिर अर्जुन राठौड़ की ओर मुड़ गईं। अब वो उन्हें कोई खतरनाक बम लग रहा था। साले, तुम सब इसे घेरकर क्या तमाशा कर रहे हो? बगावत का इरादा है क्या? सब हटो यहां से अभी। हर्ष हांफते हुए बाहर निकला और जोर से चिल्लाया। उसकी सांसें फूल रही थीं। सर, माफ करें। सभी कर्मचारियों ने उसे देखा और फौरन एक तरफ खिसक गए। कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि कुछ बोले। ये कौन है जो चाचा को इतना डरा रहा है? अर्जुन राठौड़ ने हर्ष को एक ठंडी नजर से देखा। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। धड़ाम! अरे, ये क्या हुआ? हर्ष इतना डर गया कि उसके घुटने कांपने लगे और वो सीधे जमीन पर जा गिरा, जैसे उसकी हड्डियां पिघल गई हों। बड़े साहब को मेरा प्रणाम। आप जो कहें वो मेरे लिए हुक्म है। हर्ष ने कांपते हुए सिर झुकाकर कहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अर्जुन की ओर देखे। ये क्या नाटक है? पूरा माहौल जैसे सन्नाटे में डूब गया। हर कोई हैरानी से हर्ष को देख रहा था। हर्ष, जो जयपुर का बड़ा व्यापारी है, जिसके सामने बड़े बड़े नेता झुकते हैं, वो आज इस लड़के के सामने घुटनों पर है और उसे बड़े साहब कह रहा है। ये क्या माजरा है? सुरक्षा गार्ड्स एक दूसरे को देखकर मन ही मन सोच रहे थे। ओह, तो तुम पहले से जानते हो कि मैं कौन हूं? अच्छी बात है। अर्जुन ने आंखें संकरी करते हुए पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी शरारत थी। नहीं बड़े साहब, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना समझ गया कि आप कोई बहुत ऊंचे शख्स हैं। मैं आपसे उलझने की सोच भी नहीं सकता। हर्ष ने फिर से सिर झुकाया। उसका माथा डर से लाल हो गया था। चलो, तुम्हारी अक्ल ठिकाने है, लेकिन यहां सबकी नजरें हैं। मेरे साथ चलो, कहीं और बात करते हैं। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी असलियत अभी सबके सामने आए। कुछ समय बाद एक सुनसान गली में। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात, अपने बेटे को बोलो कि वो फौरन विदेश भागे। भारत में उसकी शक्ल मुझे फिर से न दिखे। दूसरी बात, कल तुम स्नेहा शर्मा के घर जाओगे और उसका सारा नुकसान खुद अपनी जेब से भरोगे। ये दोनों काम तो तुम्हारे लिए आसान है ना? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उसकी नजरें हर्ष को भेद रही थीं। अगर मैं ड्रैगन किंग हॉल के मामलों में अभी हाथ न डालना चाहता तो शायद तुम आज यहां से जिंदा न निकल पाते। अर्जुन ने मन ही मन सोचा। उसकी मुस्कान में एक ठंडक थी। जी, बिल्कुल नहीं बड़े साहब, आपकी कृपा है, मैं ये सब फौरन करवा दूंगा। हर्ष ने जमीन पर घुटने टेककर भावुक होकर सिर झुकाया। उसकी आवाज में राहत थी। शर्मा परिवार कितना खुशकिस्मत है, इन्हें ड्रैगन किंग हॉल जैसी ताकत का साथ मिल गया। काश मुझे भी ऐसा मौका मिलता। हर्ष ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में जलन और लालच का मिश्रण था। और हां, मेरी असली पहचान अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर यह बात कहीं फैली तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। वैसे, यह शराब की बोतल तुम्हारे लिए है, मजे से पीना, समझे? अर्जुन ने शराब की बोतल हर्ष की ओर उछाली और बिना पलटे वहां से चल दिया। बड़े साहब, आपकी हर बात मेरे सिर माथे पर। हर्ष ने कांपते हाथों से बोतल पकड़ी। उसकी नजरें अर्जुन की पीठ पर टिकी थीं। यह शराब तो सस्ती सी लग रही है, लेकिन इनके हाथ से दी हुई है। इसे तो सोने से भी कीमती समझना होगा। हर्ष ने बोतल को सीने से लगाते हुए सोचा। उसका चेहरा अभी भी पसीने से तर था। अजीत को बताना होगा कि उसने किससे पंगा लिया है, वरना वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। हर्ष ने मन में ठान लिया और धीरे धीरे वापस इमारत की ओर बढ़ा। अध्याय 70। मैं यहां माफी मांगने आया हूं। दादी मां, अभी तो एक दिन बाकी है ना? मैं यहां हूं, प्लीज कोई रास्ता बताइए, हम क्या करें? प्रिया शर्मा ने अपने होंठ काटते हुए कहा। उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। क्या रास्ता बताऊं? प्रिया, तुम उस अमीर शख्स को ढूंढ भी नहीं पाई? क्या तुम मुझे और पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? मैं साफ कह रही हूं, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। स्नेहा शर्मा चिंता से उछल पड़ी और गुस्से में चिल्लाई। उसकी आंखों में डर और नाराजगी थी। प्रिया, यह क्या तमाशा है? कुछ बोलो तो सही। दादी मां का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आवाज में नाराजगी थी। कल मीटिंग में मैंने अपनी सारी इज्जत दांव पर लगाकर सबसे माफी मांगी थी। बड़ी मुश्किल से 2 दिन का वक्त मिला था और अब तुम खाली हाथ खड़ी हो? मैं सच में उस अमीर आदमी से संपर्क नहीं कर पाई दादी मां, लेकिन हमने एक शख्स से मदद मांगी है। वो बिजनेस अलायंस के मास्टर हर्ष का भतीजा है। शायद वो कुछ कर सके। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। प्रिया ने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी नजरें अर्जुन पर गईं, जो बेफिक्री से तिल के बीच चबा रहा था। प्रिया, मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे नतीजा चाहिए। अभी उस लड़के को फोन लगाओ और पूछो कि बात कहां तक पहुंची। दादी मां ने गुस्से को दबाते हुए सख्ती से कहा। उनकी उंगलियां कुर्सी की बाहों को जकड़ रही थीं। फोन की जरूरत नहीं दादी मां, वो खुद यहां आ गया है। अर्जुन ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से सब पता हो। कौन आया है?
उसी पल एक आदमी व्हीलचेयर को धक्का देते हुए तेजी से अंदर दाखिल हुआ और उस पर बैठा था अजीत, पट्टियों में लिपटा हुआ। अजीत, अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? प्रिया ने हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। ये क्या हो गया तुम्हें? कोई दुर्घटना हुई क्या? इस वक्त अजीत में पहले वाली शालीनता का नामो निशान नहीं था। वो किसी घायल सैनिक जैसा लग रहा था। अरे कुछ खास नहीं हुआ, बस थोड़ा ठोकर लग गई। कुछ दिन आराम करूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अगले हफ्ते का रियूनियन प्लान भी बिल्कुल तय है। अजीत ने अर्जुन को तिरछी नजर से घूरते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा छुपा था। सोमवार को मैं प्रिया को हर हाल में अपने साथ ले जाऊंगा, ये मेरा इरादा पक्का है। अजीत, ये पुरानी बातें छोड़ो, हमें बताओ कि हमारी समस्या का क्या हुआ? स्नेहा शर्मा ने जल्दबाजी में बीच में टोका। उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। हाँ अजीत, प्लीज जल्दी बताओ, हमें अब और इंतजार नहीं करना। दादी मां ने विनम्र लेकिन सख्त लहजे में पूछा। आखिर वो हर्ष का भतीजा था, थोड़ा सम्मान तो बनता था। दादी मां, आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, इतनी शालीनता। मेरा नाम अजीत है, मैं जयपुर यूनिवर्सिटी का सबसे युवा प्रोफेसर हूं और बिजनेस अलायंस के अध्यक्ष हर्ष का भतीजा भी। अजीत ने सीना फुलाकर अपना परिचय दिया। उसकी आवाज में गर्व था। अच्छा, तो बताओ, प्रिया ने जो काम तुम्हें सौंपा था उसका क्या हुआ? दादी मां ने बेसब्री से पूछा। उनकी नजरें अजीत के चेहरे पर टिकी थीं। हाँ अजीत, प्लीज साफ साफ बताओ, चाहे जो भी नतीजा हो, मैं तुम्हारी मेहनत की कदर करूंगी। प्रिया ने नरम स्वर में कहा। उसने देखा कि अजीत उसे घूर रहा था तो थोड़ा झेंप गई। देखो, जब से प्रिया ने मुझसे मदद मांगी, मैंने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा। कल दोपहर मैं खुद बिजनेस अलायंस बिल्डिंग गया और अपने अंकल से मिला। पहले तो वो बहुत नाराज थे। आखिर मेरा कजिन उनकी पीढ़ी का इकलौता बेटा है और उसे तुम्हारे लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिया था। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, घंटों मनाया और आखिरकार वो इस मामले को शांति से सुलझाने को तैयार हो गए। मैंने कहा कि तुम लोग माफी मांगो, थोड़ा मुआवजा दो, बस इतना ही। लेकिन किसे पता था कि यह सब बेकार चला जाएगा। अजीत ने बोलते बोलते रुककर अर्जुन को गुस्से से घूरा। तो फिर क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? दादी मां ने सुना कि हर्ष मान गए थे तो उनकी आंखों में उम्मीद जगी, लेकिन अजीत के रुकने से वो फिर बेचैन हो गई। हाँ बोलो ना, अब और सस्पेंस मत बढ़ाओ। स्नेहा शर्मा ने बेचैनी से पैर पटकते हुए कहा। उसका सब्र जवाब दे रहा था। कौन सोच सकता था कि अचानक कोई वहां पहुंच जाएगा और सारा खेल बिगाड़ देगा। अब मेरे अंकल न सिर्फ माफी देने को तैयार नहीं, बल्कि वो दोगुना बदला लेने की कसम खा चुके हैं। अजीत ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। उसकी नजरें अर्जुन पर जमी थीं। क्या? ये शख्स कौन था? बताओ, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। दादी मां ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। उनकी मुट्ठियां भींच गईं। हाँ, कौन था वो जिसने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया? स्नेहा ने भी गुस्से से चिल्लाया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो शख्स तुम्हारा दामाद अर्जुन है। उस वक्त वो अचानक मेरे अंकल के ऑफिस में घुस गया। मेरे अंकल की नाक पर उंगली रखकर उन्हें ताने मारे, कहा कि बिजनेस अलायंस की कोई औकात नहीं, शर्मा परिवार ही जयपुर का असली मालिक है। यहां तक कि उसने धमकी दी कि मेरे अंकल के बेटे को अस्पताल में और नुकसान पहुंचाया जाएगा। अजीत ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी नजरें अर्जुन को घृणा से तौल रही थीं। क्या अर्जुन, ये सच है? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो हमारे परिवार का हिस्सा हो, फिर हमें बर्बाद करने की यह साजिश क्यों? दादी मां गुस्से से खड़ी हो गईं और चिल्लाईं। कोई है? इसे पकड़ो और बिजनेस अलायंस ले जाकर माफी मंगवाओ। तुम कितने नीच हो अर्जुन, तुमने जानबूझकर मुझे इस मुसीबत में डाला है ना? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। स्नेहा शर्मा गुस्से में अर्जुन की ओर झपटी। उसकी आंखों में आग थी। रुक जाओ स्नेहा। प्रिया ने उसे रोक लिया। उसकी आवाज में घबराहट थी। अर्जुन, बताओ, क्या अजीत जो कह रहा है वो सच है? प्रिया ने कांपते स्वर में पूछा। उसकी नजरें अर्जुन के चेहरे पर टिकी थीं। हाँ, आधा सच है, बाकी आधा उसने अपनी मर्जी से जोड़ दिया। अर्जुन ने सहजता से कहा और एक तिल का बीज मुंह में डाल लिया, जैसे उसे कोई फिक्र ही ना हो। तो मैं साफ साफ पूछती हूं, क्या तुम बिजनेस अलायंस बिल्डिंग गए थे? प्रिया ने फिर सवाल किया। उसकी आवाज में बेचैनी थी। हां, गया था। मैंने तो कहा था ना कि एक बोतल शराब लेकर गया था, अपनी बात रखने के लिए। अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्का सा अफसोस था। तो फिर यह सब क्या हुआ? तुमने हर्ष को गुस्सा क्यों दिलाया? प्रिया ने हैरानी से पूछा। उसका दिमाग उलझन में था। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैं हर्ष हूं, बिजनेस अलायंस का अध्यक्ष। मैं यहां माफी मांगने आया हूं। बाहर से एक भारी आवाज गूंजी और कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या? हर्ष यहां? वो माफी मांगने आए हैं? दादी मां ने हैरानी से स्नेहा की ओर देखा। उनकी आंखें फैल गईं। ये क्या हो रहा है? अजीत, तुमने तो कहा कि वो बदला लेने की कसम खा चुके हैं।
स्नेहा ने अजीत की ओर गुस्से से देखते हुए कहा। उसका चेहरा लाल हो गया। मुझे नहीं पता, यह कैसे मुमकिन है? अजीत ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नजरें अर्जुन पर जाकर ठहर गईं। अर्जुन, क्या तुमने कुछ किया जिससे हर्ष यहां आए? प्रिया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में शक और उम्मीद थी। शायद हां, शायद नहीं। अब दरवाजा खोलो और देखो कि वो क्या कहना चाहते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा और एक और तिल का बीज मुंह में डाला।